नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हम वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर ले चलेंगे उस तारीख की याद दिलाने के लिए जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक दलित युवती पर हमला हुआ था और इस मामले में 67 दिन बाद 18 दिसंबर 2020 को विशेष न्यायालय ने SC/ST अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, हत्या समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। उस मामले का क्या हुआ? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला? सरकार के वादों का क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब आज राहुल गांधी ने देश के सामने रखे तो सियासी बवाल मच गया। राहुल गांधी की तारीफ इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि अक्सर विपक्ष की भूमिका पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने से ज्यादा उसका राजनीतिक लाभ उठाने की होती है। लेकिन यहां राहुल उन उम्मीदों को हौसला देते हुए दिखाई दिए जिसकी उम्मीद पीड़ित पक्ष को थी। तो भले ही 2027 से जुड़ा संयोग हो या फिर चुनाव के मद्देनजर राहुल का डीएम प्रयोग, इंसाफ का तकाजा तो यही कहता है कि इंसाफ हर हाल में होना चाहिए। देखिए, जहां जहां पीड़ा हो, दुख होगा, आंखों में आंसू होंगे, वहां निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक सिपाही जाएगा। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी तो वो सेल्समैन के रूप में काउंटर में सामान बेचने लगते हैं और कभी उन्हें हाथरस की याद आ जाती है। सिर्फ बुद्धि। हाथरस का बुलघड़ी गांव, वो गांव जहां एक दलित बेटी से दुष्कर्म हुआ था, जिसे लेकर पूरे देश में इंसाफ की आवाज बुलंद हुई थी। प्रशासनिक अमले पर कई सवाल खड़े हुए थे। सरकार ने पीड़ित परिवार से इंसाफ का वादा किया था, घर और नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज की तारीख में भी वो परिवार नौकरी, घर और इंसाफ की बाट जोड़ रहा है। और इसकी तस्दीक करती है ये चिट्ठी जो पीड़ित बेटी के पिता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखी थी, जिसमें लिखा है कि ना तो उन्हें अब तक इंसाफ मिला, न ही सरकार ने उन्हें नौकरी और घर दिया। हालात यह है कि पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर हो गया। भले ही ये चिट्ठी जुलाई के महीने में राहुल गांधी को लिखी गई हो, लेकिन अचानक राहुल गांधी हाथरस के बुलघड़ी गांव पहुंच गए। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से एसडीएम की शिकायत की। शिकायत के बाद राहुल गांधी ने एसडीएम को तलब किया, लेकिन एसडीएम नहीं आए। इसके बाद एसडीएम को फोन मिलाकर बात कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर हाथरस से निकल गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जिस समय पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले, उस दौरान किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। पीड़ित परिवार है, उसने अपनी दिक्कतें बताई, कैसे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कहीं किस बाजार जाना हो तो वो परिवार पूरी तरीके से बंधक टाइप का है, वो सुरक्षा लेके जाए, वो रोजगार कैसे करे, वो कैसे खाए पिए। ये सीधा सा संदेश है कि पूरे देश के हर जनमानस के साथ बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से गांधी परिवार जुड़ा हुआ है। और ये आज आपने देखा कि गांधी परिवार केवल राजनीति नहीं करता, गांधी परिवार आत्मिक रूप से रिश्ते रखता है और वो रिश्ते जीवन पर्यंत निभाता है। उस परिवार ने पत्र लिख करके राहुल गांधी जी को पूरी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, एक और झूठ बोला था उस परिवार को बहुत से वायदे के जो पूरा नहीं कर पाई सरकार। तो उस विषय पे राहुल जी इस परिवार से मिलने गए थे और मैं मानती हूँ कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये उनकी जिम्मेदारी, और इसी उत्तर प्रदेश के वो से सांसद भी हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी के अचानक हाथरस पहुंचने की जानकारी न तो प्रशासन को थी और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं को, लेकिन जैसे ही राहुल का काफिला गांव में दाखिल हुआ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसे व्यवहार किया जा रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार ने उनसे जो वादा किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया है।
पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते, लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित बेटी के परिवार से मुलाकात की तो दूसरी तरफ देश के साथ साथ यूपी में सियासी पारा बढ़ गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं। सिर्फ ब्रजेश पाठक ही नहीं बल्कि बीजेपी का पूरा अमला राहुल के इस दौरे को लेकर उन पर हमलावर हो उठा। उन पर यूपी में अशांति फैलाने का आरोप चस्पा कर चुका था। वो जाति विद्वेष करेंगे, वो भाईचारा तोड़ेंगे, वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, वो राख के अंदर दिव्योजनगारी को प्रज्वलित करेंगे, तो ये तो सब अच्छी बात नहीं है। ये अब देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हाथरस उनका जाना केवल और केवल विशुद्ध राजनीति है। समाज को भटकाने का एजेंडा है, समाज को गुमराह करने का एजेंडा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने एक व्यवस्थित व्यवस्था की है और जो हमारे जो हाथरस का प्रकरण था उसमें पूरी तरीके से हमारी सरकार संजीदा है। कभी तो वो सेल्समैन के रूप में काउंटर में सामान बेचने लगते हैं और कभी उन्हें हाथरस की याद आ जाती है। स्थिर बुद्धि और समय पर कोई निर्णय न लेना ये उनकी कार्य पद्धति का परिचायक, उसी के अंतर्गत वो हाथरस गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने साफ किया कि जहां भी अन्याय होगा वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, जनता के हित के लिए सरकार से सवाल करेंगे। जहाँ जहाँ पीड़ा होगी, दुख होगा, आंखों में आंसू होंगे, खास तौर से दलितों के, पिछड़ेपन के, सबके खिलाफ, वहाँ निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक एक सिपाही जाएगा। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो आश्वासन थे पूरे नहीं हुए। सुरक्षा नहीं दी जा रही, उनको धमकाया जा रहा है। मैं समझती हूँ बहुत सारी समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ हमने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम मौजूदा शासन, प्रशासन और सरकार ने मिलकर किया है। और आज जहाँ हम संविधान दिवस मना रहे हैं 75वां, तो वहीं बहुत सारे जो हमारे अधिकार हैं जिनका लगातार हनन मौजूदा सरकार कर रही है, इस पे भी प्रश्न उठता है आज। दरअसल राहुल गांधी के हाथरस दौरे को उनके डीएम प्रयोग का हिस्सा माना जा रहा है। आखिर क्या है ये डीएम प्रयोग, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, वो किसी भी सरकार के गलत कदम का फौरन विरोध करती है। ये बात भले लोहिया जी ने देश की जनता के लिए कही थी, लेकिन आज जो सामने आया, विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी बिल्कुल उसी अपेक्षित भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष से राहुल गांधी का डीएम यानी दलित मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा प्रयोग बताता है। देखिए कैसे 2027 की जब हम बात करते हैं तो ये प्रयोग कैसे और क्या नजर आता है। संभल हिंसा के बाद वहां जाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, आपको याद होगा, खूब बवाल मचा था, लेकिन रोक दिया गया राहुल गांधी को। उसके बाद राहुल गांधी ने दूसरा तरीका खोजा। क्या रोके जाने पर दिल्ली बुलाकर खुद पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। 4 मुस्लिम लड़के जिनकी मौत हुई थी उनके परिवारों को। अब ऐसे में वो मुस्लिम हितैषी होने का मैसेज दे रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों को साधने की कोशिश के तहत ये कदम है। दूसरा देखिए, हाथरस की बात जब करते हैं तो गैंगरेप पीड़ित बेटी के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की, खुद हाथरस पहुंचे। अचानक पहुंचे राहुल गांधी और सरकार पर उन्होंने सीधा सीधा वादा खिलाफी का आरोप लगाया। यहां क्या कर रहे राहुल गांधी, तो विपक्ष के अनुसार, विपक्ष का सत्ता पक्ष बीजेपी दलितों के साथ खड़ा होने का वो मैसेज दे रहे हैं। और ऐसे में ये बन जाता है राहुल गांधी का डीएम प्रयोग यानी दलित मुस्लिम। और दलित मुस्लिम को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश के तहत उनकी ये तमाम कवायदे देखने को मिल रही हैं। डीएम साथ आए तो 27 में पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये बिल्कुल एक बड़ा जनाधार इस रूप में सामने आ सकता है और इंडिया गठबंधन को भी इसका फायदा
मिलेगा। लेकिन अब यूपी में ये जो दलित मुस्लिम वोट बैंक है, ये समीकरण, ये क्यों जरूरी है? 2027 के भी लिहाज से अगर हम समझे तो कितनी अहमियत रखता है, आइए आपको जल्दी से ये मैं समझा देती हूं। कुल मिलाकर के वोट परसेंट के हिसाब से देखिए, दलित मतदाता यहां पर 21% आते हैं, मुस्लिम 19%, पिछड़े 40%, सवर्ण अन्य जातियां कुल मिलाकर के 20% आती हैं। दलित और मुस्लिम अगर आप यहां पर साथ में जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर आंकड़ा देखिए बैठ जाता है 40% का, जो एक बड़ा वोट बैंक है। अगर साथ आ जाए तो जाहिर तौर पर यूपी में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। अब दोनों ही यानी दलित और मुस्लिम, हम आपको सबसे पहले तो अब ये दिखाते हैं मुस्लिम वोट बैंक कितनी अहमियत रखता है, इसको भी समझिए। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 403 विधानसभा सीटें आती हैं, उसके लिहाज से मैं आपको समझाती हूं। देखिए 143 विधानसभा सीटें ऐसी 20% जहां पर मुस्लिम आबादी है, इनमें से 30 सीटें ऐसी 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी आती है, 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम आबादी, और 70 सीटें जहां पर 20 से 30%, यानी असम, केरल, पश्चिम बंगाल के बाद एक तो सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी से, और 286 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ा असर करता है, और इस लिहाज से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। अब अगले वोट बैंक की यानी दलित वोट बैंक की भी बात कर लेते हैं, जिस पर मायावती हमेशा से उनका दावा रहा है। 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ओबीसी के बाद दलित सबसे बड़ी आबादी है। ओबीसी की आबादी कितनी है? तो 52% के करीब ओबीसी की आबादी आती है, जबकि दलितों की आबादी की बात करें तो ये यूपी में 20 से 22% है। अब देखिए इसमें थोड़ा ब्रेकेज देखिए, 14% जाटव, 8% गैर जाटव, और संपूर्णता में अगर आप बात करें तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 54% जाटवों की संख्या है, और दलितों की 66 उपजातियां भी यूपी से आती हैं। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि 42 जिलों में दलित 20% से ज्यादा है। इतनी ज्यादा अहमियत है इनकी। इस वक्त यूपी में बीएसपी के इसी दलित वोट बैंक में बड़े स्तर पर जो बिखराव हुआ है, उसे देखते हुए सियासी पार्टियों में दलित वोट बैंक की छीना झपटी मची हुई है। तस्वीर साल 2020 के दिसंबर महीने की है, जब हाथरस की बेटी के साथ बर्बरता हुई थी, जहां राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। उस दौरान भी राहुल ने कहा था कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं? अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर 4 दिसंबर 2024 की है, तो दूसरी आज यानी 12 दिसंबर 2024 की। इन दो तस्वीरों में ही उनके डीएम प्लान की झलक देखने को मिलती है। संभल में वो मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवार से मिलने निकले, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में वो हाथरस में बर्बरता का शिकार हुई दलित बेटी के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिसको लेकर कुछ राजनीतिक पंडित इसे राहुल के दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश करार दे रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष भी लगातार ये नैरेटिव सेट करने में लगा है कि राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के खोए जनाधार को पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस पार्टी के जो पार्टी कभी कह रही थी कि हम जो है वो गठबंधन का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। आज जो है वो उनको ये जो इंडिया ब्लॉक है, इनके जो कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को जो है वो फॉलो करने के बजाय ब्लॉक करने में ज्यादा लगा हुआ है। तो पहले तो ये तय करें कि जो इनके प्रति अविश्वास है समाज में, समाज के साथ साथ उनके साथियों में। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा। यही वजह रही कि यूपी में इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को करारा डेंट लगा। लेकिन अब राहुल मुस्लिमों के साथ साथ दलित वोट बैंक को भी पार्टी के साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रहे हैं, ताकि 2027 में यूपी की सत्ता में कांग्रेस की भी दावेदारी मजबूत हो सके। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50%
पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग। पिछले कुछ सालों में राहुल की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी। जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करना, उनके सुख दुख में उनके साथ जुड़ना, इसने न सिर्फ उनकी छवि को मजबूती दी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मुस्लिम वोट बैंक, जो मुलायम सिंह के जमाने में समाजवादी पार्टी का कोर हिस्सा था, वो राहुल के आने से कांग्रेस की तरफ रुख करता नजर आता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका मुस्लिमों के साथ खड़ा होना। वही मायावती से खिसका दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहा। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल और अखिलेश दलित और मुस्लिम को साथ लाने में कामयाब होते हैं, तो इसका सीधा फायदा 2027 में इंडिया गठबंधन को होगा। इन सब के बीच एक बात सबसे अहम है, वो ये कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर आक्रामक हो रही है और जिस तरह से बटोगी कटोगी एक है तो सेफ है नारे बुलंद हो रहे हैं, उससे हिंदू मतदाताओं में जातीय आधार पर विभाजन करवा पाना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। भले ही राहुल गांधी 2027 के लिए यूपी की जमीन पर पार्टी को संजीवनी देने के मिशन पर काम कर रही हैं, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि इस सियासी राह में कांटे बहुत हैं, जिससे पार पाना कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। तो राहुल गांधी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। यूपी में राहुल गांधी के सामने हालांकि चुनौतियां भी बहुत सारी, ढेर सारी चुनौतियों का अंबार एक तरीके से नजर आता है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पार्टी की जनाधार को सबसे पहले मजबूत करना, जो इस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आता है। इसके अलावा बूथ से लेकर जिला स्तर पर संगठन की मजबूती को लेकर काम करना, जबरदस्त रूप से काम करना होगा। विश्लेषक भी ये मानते हैं कांग्रेस को। साथ ही मुस्लिम दलित वोट बैंक को एकजुट रखना राहुल गांधी की कोशिश दिखती भी है, लेकिन अखिलेश यादव के रहते ऐसा संभव कम नजर आता है। और इंडिया गठबंधन 27 तक बना रहेगा या नहीं, इस पर भी दावे से कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। इसके साथ साथ देखिए, बीजेपी के हिंदू एकता फॉर्मूले की काट ढूंढना, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसने विपक्ष को परेशान कर रखा है, और सहयोगियों से तालमेल बनाए रखना भी, क्योंकि गाहे बगाए खटपट दिखती है। और राहुल जानते हैं यूपी के लिहाज से इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही है, लेकिन 27 में वक्त है। और राहुल के ये कदम यूपी में कांग्रेस की काया कितनी पलट पाएंगे, इस पर फिलहाल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। हालांकि ये सियासी बात हुई, लेकिन कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ऐसे में इंसाफ की बात करना बनता है, जो कर रहे हैं राहुल गांधी।